हेलो बच्चों आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और पुराने 2 लेक्चर्स में अगर आपको ज़रा सा भी पॉइंट कोई मिसिंग है या ज़रा सी भी अगर कोई डाउट दिक्कत परेशानी है तो आज के इस लेक्चर से वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। और आज के लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पूरी की पूरी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यूटिलिटी अप्रोच का एक गो थ्रू ग्लैंस रिवीजन लेने वाले हैं। यानी कि जिसमें हमने सिंगल कमोडिटी जो पढ़ा था और 2 कमोडिटी जो पढ़ा था दोनों को आज कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस ब्रीफ को अपने रजिस्टर में भी नोट कर लेना वीडियो के एंड में पॉज करके, क्योंकि मैं जो आज समझाऊंगा आपको वो पूरा रिविजनरी फॉर्म में होगा, तो एग्ज़ाम के रिवीजन में भी वो काम आएगा। कभी भी आपको रिवाइज़ करना हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो भी ये काम आएगा। देखो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले शुरू से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये टॉपिक था क्या। ये टॉपिक ऐसे शुरू हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमने बस उसमें ये जाना कि कंज्यूमर को जहाँ पर भी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वाले पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, कंज्यूमर यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश होता है। तो पहले हमने सारी की सारी चर्चा करी थी कि अगर हम सिंगल गुड कंज्यूमर को बोलें कि भाई तुम खाली बर्गर खाते हो तो उस केस में कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम का कैसे पता चलेगा। तो उस केस में हमने बस एक कंडीशन लिखी थी जो फुलफ़िल होनी चाहिए, वो है मार्जिनल यूटिलिटी मनी की टर्म्स में। यानी कि मैंने आपको समझाया था कि आम तौर पर मार्जिनल यूटिलिटी हम यूटिल्स में लिखते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में हमें उसी को रुपी की टर्म्स में लिखना है। और जब वो प्राइस के बराबर हो, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसके प्राइस के बराबर हो, उसको PX भी कह सकते हैं, तब उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। जिसके अंदर मैंने आपको एक उदाहरण देकर ये समझाया था कि बच्चों फ़र्ज़ करो कि आप 1 2 3 4 5 इस तरह से बर्गर कंज्यूम करते हो और बर्गर से मिलने वाली आपकी जो यूटिलिटी है वो मान लेते हैं 5 4 3 2 1, और बर्गर का प्राइस जो है वो मान लेते हैं 3 रुपये है। तो अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल जितने बर्गर खाने पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस बराबर होते हैं उस पॉइंट को बोलते थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले वाले पॉइंट को हमने बोला था कंज्यूमर सरप्लस, और उसके बाद वाले पॉइंट को हमने बोला था कंज्यूमर के लिए लॉसेस। इसी बात को बच्चों हमने डायग्रामेटिकली कैसे समझा था कि कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी अगर ये कर्व है और कंज्यूमर का जो प्राइस है वो कांस्टेंट ये कर्व है, तो जिस पॉइंट पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होते हैं उस लेवल को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल। मैंने अपने मनगढ़ंत क्यों लिख लिया। फिर इसके बाद ये भी सिखाया था कि अगर हम इस एरिया की बात करें जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा होती है तो उसे बोलते थे कंज्यूमर सरप्लस, और अगर हम इस एरिया की बात करें जिसमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम होती है तो उसे बोलते थे लॉसेस। और इसमें हमने 2 सबसे महत्वपूर्ण बातें सीखी थी कि अगर कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब होता था कि कंज्यूमर ज़्यादा पैसे देने के लिए विलिंग है देन व्हाट ही एक्चुअली पेइंग। तो उस केस में हम कंज्यूमर को क्या सजेशन देते थे कि ही शुड इंक्रीज़ हिज कंजम्पशन। हम उसको बोलते थे कि तुम अपनी कंजम्पशन को बढ़ाओ, तुम अपने ज़्यादा बर्गर खाओ ताकि अल्टीमेटली तुम इस पॉइंट तक पहुंच जाओ। याद आया बच्चों। और दूसरा केस हमने इम्पॉर्टेंट ये सीखा था कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम है इसका मतलब है कि कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे लेस देन व्हाट ही एक्चुअली पेज। तो उस केस में हम कंज्यूमर को सजेशन देते थे कि कंज्यूमर शुड डिक्रीज़ द कंजम्पशन ऑफ बर्गर। यानी कि हम उसको बोलते थे कि तुम बर्गर की कंजम्पशन कम करो ताकि तुम इस पॉइंट तक पहुंच जाओ। अल्टीमेटली चाहे कंज्यूमर इस केस में हो या चाहे कंज्यूमर इस केस में हो, हम उसको बोलते थे कि तुम अपने कंजम्पशन को कम या ज़्यादा करके इस पॉइंट तक आ जाओ। तो ये था बच्चों टोटल एंड ऑल क्या,
सिंगल कमोडिटी का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आई होप आपको अब अच्छे से ये रिवाइज हो गया होगा। तो जब भी एग्ज़ाम में रिवीजन करना हो इस पेज को रिवाइज कर लेना, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर हमने दूसरा जो सीखा था बच्चों, दूसरा हमने सीखा था कि अगर कंज्यूमर के पास 2 गुड्स खाने के ऑप्शन हो, 2 गुड्स, यानी कि अब आपको बर्गर भी मिलेगा और आपको अब पिज़्ज़ा भी मिलेगा। बर्गर को हमने नाम दे दिया, मान लेते हैं गुड एक्स, पिज़्ज़ा को हमने नाम दे दिया गुड वाई। तो इसमें बस हमने ये सीखा था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब माना जाएगा, जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। mu(x/px) बराबर होना चाहिए mu(y/py) के, तब हम कहेंगे कि उस कॉम्बिनेशन पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। और दूसरी कंडीशन थ्योरेटिकल थी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट प्रिवेल। इस अप्रोच में 2 कमोडिटी के केस में बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई भी डायग्राम नहीं है, तो इसमें आपको कोई डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर मैंने इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। जो हमने पहले सीखा था उसको मैं बड़ा सा दोबारा नहीं लिख रहा, लेकिन उसमें हमने क्या बात सीखी थी कि जब हमने 6th बर्गर खाया था, यानी 6 बर्गर्स खाए थे, तो उस समय हमारी वैल्यू आ रही थी 10 इस फ्रैक्शन की। और जब हमने एक पिज़्ज़ा खाया था तो उस समय mu(y/py) फ्रैक्शन की भी आंसर वैल्यू आ रही थी 10। तो जब दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यू हो बराबर, तो हमने कहा था वो कॉम्बिनेशंस होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर 6 बर्गर्स और एक पिज़्ज़ा खाएगा, ये है उसके लिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिर जो इसमें सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने सीखी थी वो ये कि कई बार ऐसा होता है कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी कि ये, और कई बार ऐसा होता है कि इस फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, यानी कि ये। अब इसका मीनिंग जो था वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर आपको याद होगा मैंने मीनिंग भी बताया था। इसका मीनिंग ये बताया था कि आपको जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, यानी कि जो गुड एक्स से आपको बर्गर से जो मज़ा मिल रहा है वो ज़्यादा है गुड वाई के मज़े से, यानी कि एडिशनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो बर्गर से आपको मज़ा मिल रहा है, यानी कि एडिशनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स, वो कम है पिज़्ज़ा की एडिशनल यूटिलिटी से, यानी कि गुड वाई की एडिशनल यूटिलिटी से। फिर अल्टीमेटली हमने कहा था कि ऐसे में कंज्यूमर को क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए थे। इस केस में बर्गर में ज़्यादा मज़ा था, तो हमने कहा था कि ऐसे केस में बर्गर यानी कि गुड एक्स तुम्हें ज़्यादा खाना चाहिए और पिज़्ज़ा यानी कि गुड वाई तुम्हें कम खाना चाहिए। आई होप बच्चों आपको ये याद आ गया हो। और इस केस में जिसमें बर्गर में मज़े कम थे, तो हमने कंज्यूमर को कहा कि तुम्हें इसमें बर्गर यानी कि गुड एक्स कम खाना चाहिए और पिज़्ज़ा यानी कि गुड वाई ज़्यादा खाना चाहिए। तो ये था बच्चों हमारा 2 कमोडिटी का केस। तो मैंने आपको पूरा का पूरा निचोड़ दे दिया बच्चों दोनों केसेस का, कि अगर सिंगल गुड में आएगा तो क्या 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 लिखना है, और अगर 2 गुड्स में आएगा तो क्या 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 लिखना है विद देयर मीनिंग और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसके बाद बच्चों आपको अपने रजिस्टर के अंदर ही एक फ्रेश पेज पर एक टैबुलर फॉर्मेट बनाना है, जैसे मैंने यहाँ बना रखा है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसमें पहले कॉलम में आपको लिखना है केस, सिंगल गुड, सिंगल सिंगल सिंगल, 4 सिंगल के, फिर उसके बाद 2 2 2 2 2 8 2 के। तो इस पूरे टॉपिक में टोटल 12 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 12, 10 ये हो गए और 2, तो यानी कि इस पूरे टॉपिक में 12 तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। 12 क्वेश्चंस ऑन दिस छोटा सा टॉपिक। तो आप इसमें कॉलम बनाना केस, दूसरा कॉलम व्हाट इफ़, कि मतलब अगर, मीनिंग वो मैं बताऊंगा अभी, और कंज्यूमर्स रिएक्शन वो भी मैं बताऊंगा। चलो ठीक है सर, कॉलम बन गए।
तो 1 बाय 1 शुरू करना है बच्चों सिंगल गुड में। अब लिखा है व्हाट इफ MU इंक्रीजेस। आओ बच्चों पहले आपको समझाते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। सिंगल गुड की कंडीशन है ये। अब वो कह रहा है व्हाट इफ अगर MU इंक्रीज हो गया, MU बढ़ गया। फर्ज करो MU की वैल्यू बढ़कर हो गई 7, है ना, वो यही तो कह रहा है व्हाट इफ MU इंक्रीजेस। तो बच्चों जैसे ही MU इंक्रीज करेगा इसका मतलब अब आपका MU जो है वो प्राइस से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपको मीनिंग में ये लिखना है कि नाउ MU बिकम्स ग्रेटर देन प्राइस, ये लिखना है। ठीक है सर। अब पीछे से देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर MU ग्रेटर देन प्राइस होता है तो ऐसे में हम कंज्यूमर को क्या सजेशन देते हैं। देखो ये लिखा है आगे, इंक्रीज द कंजम्पशन। तो यही हमें आगे लिखना है कि कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा। बस यहाँ पे लिखना है ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन। वो कंजम्पशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन। ठीक है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, लेकिन इसमें मेन बात ये याद रखनी है, क्या करेगा वो, कंजम्पशन को बढ़ा देगा। ठीक है ना। तो ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कहेगा कि हाउ विल द कंज्यूमर रिएक्ट इफ मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेस। तो पहले तो आप ये समझोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होने का मतलब हो गया ये, और फिर आप बताओगे एग्जामिनर को कि इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन। बस ऐसे बताना है। तो ये क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इफ मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। अब फर्ज करो सेकंड केस में, फिर से दोबारा से शुरू करते हैं, 5 और 5 थे। अब वो कह रहा है मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो गई, मान लो ये 3 हो गई। इसका मतलब क्या कि मार्जिनल यूटिलिटी अब प्राइस से छोटा हो गया। तो आप मीनिंग में लिखोगे मार्जिनल यूटिलिटी इज़ लेस देन प्राइस। और ऐसे में कंज्यूमर को हम क्या सजेशन देते हैं, लिखा है ऐसे में ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन। तो ये पॉइंट्स बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ होने चाहिए। कंठस्थ का मतलब होता है इतने अच्छे से याद होने चाहिए कि रात के 2 बजे भी अगर आपसे कोई सोते सोते पूछ ले कि बताओ व्हाट इफ़ MU फॉल्स, तो आप सोते सोते आंसर करोगे कि MU बिकम्स लेस देन प्राइस, देयरफॉर कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन। ठीक है सर। उसके बाद व्हाट इफ़ प्राइस इंक्रीज। अब इस बार वो कह रहा है कि प्राइस इंक्रीज़ हो गया, प्राइस 6 हो गया। तो प्राइस अगर इंक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब MU तो 5 ही है और प्राइस 6 हो गया। तो यानी इस बार भी क्या मीनिंग बन गया कि MU इज़ लेस देन प्राइस। तो इस बार भी क्या मीनिंग बन गया, MU इज़ लेस देन प्राइस। तो हम क्या आंसर लिखेंगे, ही विल डिक्रीज द कंजम्पशन। और अब चौथा आप मेरे लिखने से पहले ही समझ चुके होंगे। चौथे में लिखा है प्राइस फॉल। तो अगर मान लो प्राइस फॉल कर गया, प्राइस अब 5 की बजाय हो गया 3, तो इसका मतलब MU तो 5 ही है और प्राइस हो गया 3। यानी कि क्या केस बन गया, MU इज़ ग्रेटर देन प्राइस। तो इस केस में हम कंज्यूमर को क्या सजेस्ट करेंगे, ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन। तो सिंगल गुड के केस में तो ये 4 क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इफ करके। ठीक है ना, ये व्हाट इफ वाले 4 क्वेश्चन बन सकते हैं सिंगल गुड के केस में। तो बच्चों समझ आ रहा है ना, मैं मान रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। अब 2 गुड वाले शुरू हो गए, ये बड़े मुश्किल होते हैं। हे प्रभु इनसे बचाना हमें, हे प्रभु। अब 2 गुड्स पे चलते हैं। 2 गुड्स की कंडीशन याद है ना क्या थी। 2 गुड्स की कंडीशन थी कि मान लो एक फ्रैक्शन है MUX अपॉन PX ये, और दूसरा फ्रैक्शन है MUY अपॉन PY ये। तो बच्चों ये भी कट करके 2 आएगा और ये भी कट करके 2 आएगा, तो दोनों बराबर हैं अभी। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। अब फर्ज करते हैं MUX इंक्रीज हो गया। ठीक है, MUX इंक्रीज हो गया।
तो बच्चों ये कह रहा है एम यू एक्स इंक्रीज़ हो गया। तो अब मान लो ये 10 से इंक्रीज़ होके मान लो इंक्रीज़ होके ये 15 हो गया, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, अब इस फ्रैक्शन का आंसर तो आना शुरू हो जाएगा 3, ये फ्रैक्शन का आंसर तो 3 आएगा, और ये फ्रैक्शन का आंसर तो अभी भी 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन का आंसर ज़्यादा हो गया और ये फ्रैक्शन अब कम हो गया, है ना। तो इसका मतलब ये एम यू इंक्रीज़ में हमारा मीनिंग क्या बना कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। ये हो गया, समझ आ रहा है ना बच्चों। एम यू एस इंक्रीज़ होने से मीनिंग क्या बना, जैसे ही हमने इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करी तो इधर का फ्रैक्शन बढ़ गया, इधर का फ्रैक्शन तो वही है, तो यानी कि एम यू एक्स पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एम यू वाई पी वाई। अच्छा, अब इसमें सर कंज्यूमर को हमने क्या सलाह दी थी, एक बार देख लें पीछे से। हाँ हाँ देखो, तो एम यू एक्स ग्रेटर देन, इस वाले केस में आपने कंज्यूमर को सलाह दी थी कि गुड एक्स का कंजम्पशन बढ़ा दो। बस एक ही सलाह लिखते हैं बच्चों, दूसरी वाली भी लिख सकते हैं, लेकिन पहली सलाह जो होती है वो ही सफिशेंट होती है। तो हम क्या लिखेंगे इस केस में कि ही विल इंक्रीज गुड एक्स। बस एक सलाह लिख दी, अपना काम हो गया, वो गुड एक्स को बढ़ा देगा। ठीक है ना, समझ आया बच्चों। तो खुद से एक बार आप भी अंडरस्टैंड करके लिखना। एक और डेमो देखते हैं। अब कह रहा है व्हाट इफ एम यू एक्स डिक्रीज। तो देखते हैं बच्चों, इस बार मान लो एम यू एक्स डिक्रीज हो रहा है, तो वो 10 से डिक्रीज होके मान लो हो गया, 10 से डिक्रीज होके 5 हो गया। तो अब क्या होगा, इस फ्रैक्शन का आंसर तो 5/5 1, और ये फ्रैक्शन का आंसर तो 2 ही है। तो यानी इस बार क्या हो गया, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन हो गया एम यू वाई अपॉन पी वाई से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। आया ना समझ में बच्चों। और इस केस में हम क्या सलाह देते हैं कंज्यूमर को, देखो इस केस में जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स लेस देन होता है तो हम कंज्यूमर को सलाह देते हैं कि डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। बस एक सलाह काफ़ी है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ही विल डिक्रीज गुड एक्स। बस ये लिख देंगे, ठीक है ना। अब एक और देखते हैं बच्चों, ध्यान से, बस समझ में आ गया तो मेरा काम हो जाएगा आज का। 2 गुड्स में लिखा है अब थर्ड, व्हाट इफ प्राइस इंक्रीज। ठीक है, तो इस बार क्या करते हैं, अब इस बार ये तो 10 ही है, ठीक है ना। इस बार वो कह रहा है पी एक्स इंक्रीज, ये इंक्रीज करने को कह रहा है। तो मान लो ये 5 से इंक्रीज होके ये वैल्यू भी इंक्रीज करनी है, पी एक्स कह रहा है इंक्रीज करके, मान लो इसको मैं 10 कर लेता हूँ, इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। ऊपर वाला तो 10 ही है बच्चों, तो पी एक्स को इंक्रीज कर दिया। तो अब ये फ्रैक्शन का आंसर तो 10/10 होगा 1, और ये फ्रैक्शन तो अभी भी 2 चल रहा होगा। तो यानी थर्ड पॉइंट में भी हमारा क्या केस बन रहा है, ये केस बन रहा है, यानी कि इफ़ पी एक्स इंक्रीजेज, व्हाट इफ पी एफ इंक्रीजेज, तो इसमें भी हमारा यही केस बनेगा कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये फ्रैक्शन इज लेस देन ये फ्रैक्शन। तो इसीलिए हमारा आंसर भी सेम ही हो जाएगा, ही विल डिक्रीज गुड एक्स। ठीक है बच्चों, तो समझ आ रहा है आपको ना। एक और डेमो देखते हैं, पी एक्स डिक्रीजेज। अब कह रहा है व्हाट इफ अगर प्राइस कम हो जाए। तो देखते हैं डेमो, व्हाट इफ अगर प्राइस कम हो जाए। एक बार फिगर दोबारा लिख देता हूँ, हमारी ओरिजिनल फिगर ये थी ना। अब वो कह रहा है व्हाट इफ प्राइस डिक्रीजेस। मान लो प्राइस को कम कर देते हैं, इसको कम करके हम 2 कर देते हैं, मान लो ये प्राइस डिक्रीज हो गया। तो जब आप अब इस फ्रैक्शन का आंसर निकालोगे 10/2, तो ये आएगा 5, और ये फ्रैक्शन तो अभी भी 2 ही है। तो अब क्या बन गई इक्वेशन, इसका मतलब कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स फ्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है एम यू वाई अपॉन पी वाई फ्रैक्शन से। तो इसका मतलब क्या बन गया इसके इसमें मीनिंग, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। ठीक है जी, बस। तो इस केस में हम क्या सलाह देते हैं, यही वाली कि ही विल इंक्रीज गुड एक्स। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा, और आप खुद भी अपनी बुद्धि भी लगा के देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। नेक्स्ट में लिखा है केस में व्हाट इफ एम यू वाई इंक्रीजेज।
अब एक बार हम एम यू वाई इंक्रीजेस करके देखते हैं। तो पहले वही फ्रैक्शन लिख देता हूँ, ओरिजिनल, दोनों बराबर है। अब वो कह रहा है एम यू वाई इंक्रीजेस, ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, तो अब मैं इसको 20 को मान लेता हूँ इंक्रीज़ करके 30 कर लेता हूँ, ये वैल्यू इंक्रीज़ हो गई। तो अब इस फ्रैक्शन का आंसर तो आएगा 2 और इस फ्रैक्शन का आंसर आ रहा होगा 3, यानी कि ये छोटा ये बड़ा। तो इसका मतलब इस केस में क्या मीनिंग बन गया, इस केस में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ लेस देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। बस, तो लेस देन बन गया, तो हम क्या सजेशन देंगे, ये पहले जो दे चुके हैं, हम लिख देंगे ही विल डिक्रीज गुड एक्स। ठीक है ना बच्चों, तो बस ऐसे करना है। तो मैं फटाफट एम यू वाई डिक्रीज भी लिख सकता हूँ। इसमें पता है क्या इफेक्ट निकलेगा, आप खुद से निकाल के देखना। इसमें ये फ्रैक्शन अब बड़ा बन जाएगा इस फ्रैक्शन के, तो आप क्या लिखोगे सजेशन, ही विल इंक्रीज गुड एक्स। फिर इसमें कह रहा है पी वाई इंक्रीज हो गया, तो इसमें पी वाई इंक्रीज हो गया, तो आपका पता है क्या बनेगा जब आप करोगे, तो ये फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ये फ्रैक्शन, ये बनेगा। यानी इसमें भी आप क्या सजेशन दोगे, ही विल इंक्रीज गुड एक्स। आप खुद भी करके देख सकते हो, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा ना लगे ना कि सर ये कैसे हो रहा है, आप खुद से डेमो करके देखना, आ जाएगा। फिर कह रहा है पी वाई डिक्रीज हो गया। इफ़ पी वाई डिक्रीज हो गया बच्चों, तो पता है क्या बनेगा, ये फ्रैक्शन इज लेस देन ये फ्रैक्शन। तो आप क्या सजेशन दोगे, ही विल डिक्रीज गुड एक्स। तो टोटल 12 तरह के क्वेश्चंस बच्चों इसमें बन सकते हैं, 12 के अलावा और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो हमें तैयारी करनी है कि अगर ये 12 क्वेश्चंस बनेंगे, कोई भी एक पूछेगा, हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए, कंज्यूमर का रिएक्शन पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब रटने वाले बच्चे जो हैं, ठीक है, रटने वाले बच्चे रेज योर हैंड। अब आपके रेज योर हैंड तो मैं देख नहीं पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपनी मम्मी को आवाज़ लगा देना कि मम्मी मम्मी मैं रटने वाला बच्चा हूँ। तो आपकी मम्मी अगर सुन लेगी तो मैं समझ जाऊँगा, मेरे तक भी आवाज़ पहुँच जाएगी। तो जो रटने वाले बच्चे हैं, जिन्हें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी, मतलब जिनको लगता है कि सर हम इतना भी नहीं सोचना चाहते, हमें सिर्फ रटने से सीधा एक रटने का तरीका बताओ, हमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, तो वो बच्चे अब सुने, उनके लिए क्या है, जो जिन्हें सिर्फ रटना है। हाँ सर ये बताओ कि जिन्हें रटना हो। तो जब भी आपका इधर इक्वालिटी होगी ग्रेटर 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 ग्रेटर, तो तब हमेशा आप आंसर लिखोगे कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन। तो ज़्यादा है तो ज़्यादा लिखना है, मतलब इधर फ्रैक्शन है ग्रेटर, तो आंसर में भी लिखना है ही विल इंक्रीज द कंजम्पशन। और जब भी ये इक्वालिटी होगी लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, तो आपको रिएक्शन में भी हमेशा लिखना है लेस कर दो, यानी कि कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन, कंज्यूमर विल डिक्रीज द कंजम्पशन, डिक्रीज 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 डिक्रीज। तो आप ऐसे भी रट सकते हो कि अगर आपको मीनिंग पता है और वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ कंज्यूमर रिएक्ट कैसे करेगा, तो सीधा सीधा रट लो, ग्रेटर तो इंक्रीज, लेस देन तो डिक्रीज, ये यूनिफॉर्मली पूरे में चलेगा। ठीक है ना बच्चों। तो आई होप आपको इस वीडियो से मुझे जो डिस्कस करना था वो मेरा पार्ट भी ख़त्म, और आपको जो समझना था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी पूरा का पूरा ये अप्रोच अच्छे से ख़त्म हो गया होगा। तो बस इस अप्रोच में बच्चों यही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे अपनी J.R. हिक्स की न्यू अप्रोच की स्टडीज़।